तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है तत्वों का आवर्ती विभाजन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक है हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। ओके, तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी मतलब है एक मोल गैसीय परमाणुओं द्वारा एक मूल इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एकल संयोजी ऋणायन में परिवर्तित होने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी कहलाता है। बात समझिए ना कि एक मूल गैसीय परमाणु लिए जाए, मतलब बिल्कुल स्वतंत्र परमाणु, और उनमें एक मूल इलेक्ट्रॉन जोड़े जाएं जिससे वो एकल संयोजी ऋणायन मीन्स उनमें एक ऋण आवेश आ जाए। तो इस तरह से एकल संयोजी ऋणायन में परिवर्तित होने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी। ये जो ऊर्जा परिवर्तन है ये धनात्मक भी हो सकता है या ऋणात्मक। मतलब है कि इस इलेक्ट्रॉन एडिशन प्रोसेस में, इलेक्ट्रॉन के जोड़ने के प्रक्रम में ऊर्जा लग भी सकती है और निकल भी सकती है। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी धनात्मक भी है और ऋणात्मक। जैसे हम ये कहें कि ये है एक स्वतंत्र परमाणु, है ना, गैसीय अवस्था में, उसमें आपने एक इलेक्ट्रॉन जोड़ा, मीन्स ये एक मूल ले लें और ये है एक मूल इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये एक ऋणायन में बदल गया, एकल संयोजी ऋणायन, एक ऋणावेश लगा है। तो इसमें जो ऊर्जा परिवर्तन हो रहा है इसी को बोलेंगे हम डेल्टा ईजी स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। अब ये जो ऊर्जा परिवर्तन है ना, तो ये ऊर्जा परिवर्तन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। मतलब हम ये कहें कि जो डेल्टा जी है स्टैंडर्ड ईजी, ये पॉजिटिव भी है और क्या है, निगेटिव भी हो सकता है, इस तरह से। अब आता है कि पहला हम लेंगे कि ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी क्या है। मतलब डेल्टा ईजी नॉट की वैल्यू जो है निगेटिव है, इसका मतलब क्या है। तो देखो, कोई भी प्रक्रम चले, चाहे भौतिक प्रक्रम हो या रासायनिक प्रक्रम हो, अगर उसमें ऊर्जा का उत्सर्जन होता है तो वहां पर इंथैल्पी परिवर्तन ऋणात्मक लिखा जाता है। मतलब प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है तो वहां पर इंथैल्पी परिवर्तन हमेशा ऋणात्मक लिखते हैं। यहाँ पर भी यही अर्थ है। ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी मतलब है परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब ये है कि जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ठीक है, तो इस प्रोसेस में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि परमाणु की इलेक्ट्रॉन के प्रति उच्च आकर्षण क्षमता है और आवर्तसारणी के अधिकतम तत्व इसी प्रकार की ऋणात्मकता दर्शाते उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी दर्शाते। बात समझ गए ना कि परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। मतलब है कि परमाणु इलेक्ट्रॉन के प्रति उच्च आकर्षण क्षमता रखता है और आवर्तसारणी के अधिकतम तत्व ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी रखते हैं। मीन्स जब उनमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है न्यूट्रल स्टेट होने पर, मतलब परमाणविक अवस्था होने पर, तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। जैसे क्लोरीन में पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ता है और Cl माइनस आयन बने तो 348 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होगी। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो क्लोरीन की है ना, यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोरीन के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी लिखी जाएगी -348 किलो जूल पर मोल। यहाँ तक बात क्लियर है अच्छी तरह से। ध्यान रखें, आवर्त सारणी के अधिकतम तत्वों के लिए डेल्टा ईजी स्टैंडर्ड जो है वो निगेटिव होता है। अब हम आ जाते हैं धनात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी। तो देखो बच्चों, धनात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण इंथैल्पी का मतलब है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब जुड़ता है तो इस प्रोसेस में हमें बाहर से ऊर्जा देनी पड़ेगी। मतलब परमाणु खुद इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करता,
बल्कि परमाणु में अगर हमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो बाहर से ऊर्जा देनी होगी। मीन्स इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा वाला करना होगा कि वो आसानी से जाके और परमाणु के बाह्यतम कोश में जुड़ जाए। समझ गया? तो ऐसे में परमाणु की जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी होगी वो क्या हो जाएगी? धनात्मक। तो यही लिखा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए ऊष्मा की या ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होगी। स्वतंत्र अवस्था में वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन अगर जोड़ना है तो हम ऊर्जा देकर परमाणु में जोड़ सकते हैं। यही लिखा है, इसलिए अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन ऊर्जा देकर परमाणु में जोड़ा जाता है। जैसे नियोन अगर हम समझें तो नियोन में अगर पहला इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो नियोन में इतनी ऊर्जा हमें बाहर से देनी होगी 116 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों है बच्चों? क्योंकि शून्य वर्ग के तत्वों का संयोजी कोश पूर्ण निष्क्रिय विन्यास रखता है NH2 और जिन तत्वों में निष्क्रिय विन्यास होते हैं वो तत्व किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते अपने आप में। अगर हमें फिर भी उनमें इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो बाहर से एनर्जी देनी होती है। इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी आप देख रहे हैं नियोन के लिए पॉजिटिव। इसके अलावा अगर आप आवर्त सारणी में जाएं तो शून्य वर्ग के तत्व तो हैं ही, इसके अलावा नाइट्रोजन है, बेरिलियम है आदि की प्रथम जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो धनात्मक होती है। समझिए ना कि इन तत्वों में इलेक्ट्रॉन जोड़ना है तो बाहर से एनर्जी देनी होगी। नाइट्रोजन में तो p3 विन्यास है जो स्थायी होने के कारण ठीक है नहीं ग्रहण करता है। बेरिलियम में भी NH2 विन्यास है जो कि 2s2 जो कि स्थायी विन्यास है। तो ये सारा कारण है जो कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को पॉजिटिव बना देता है। फिर आते हैं क्रमागत इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। अब देखो क्रमागत का मतलब क्या है? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन ठीक है गेन एंथैल्पी की परमाणु द्वारा जब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो ऊर्जा परिवर्तन होते हैं उन्हें बोलते हैं क्रमागत इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। मतलब परमाणु एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तब हमें ये देखना होगा कि पहला इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे तो ग्रहण एंथैल्पी क्या है, दूसरा करे, तीसरा करे। तो इस तरह से क्रम से एक के बाद एक जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है परमाणु तो इसमें जो ऊर्जा परिवर्तन होते हैं उनको बोलते हैं क्रमागत इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। ध्यान रखें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है या होती है, जबकि जो शेष उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो हमेशा धनात्मक होंगी, उनमें कभी भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं होगी। मींस एक इलेक्ट्रॉन अगर जुड़ गया परमाणु में तो फिर अगला जब हम इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऐसे में आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिकर्षण अनुभव करता है और फिर स्वयं नहीं जुड़ सकता। अगर फिर भी उसे जोड़ना है तो हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देनी होगी तब जाके वो जुड़ेगा। यही लिखा है कि परमाणु द्वारा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर होने वाला ऊर्जा परिवर्तन क्रमागत इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी कहलाता है। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी धनात्मक या ऋणात्मक होती है, जबकि शेष उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हमेशा धनात्मक होगी, क्योंकि एकल संयोजी ऋणायन में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण स्वयं नहीं जुड़ सकता। देखो मतलब हम ये कहें कि ये है पहला इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है उदासीन परमाणु। ठीक है, आपने उसमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, ऊर्जा हो सकता है लग भी सकती है, निकल भी सकती है, अधिकतम में निकलती है। तो हम इसे बोलते हैं प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी। अब एक ऋणावेशित आयन बन गया और अब इसके बाद जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएंगे उसमें जोड़ेंगे और दो ऋणावेश आना है तो इसके लिए फिर इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन को जोड़ने के लिए आपको अतिरिक्त एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी जाके दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। और यही रीजन है कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हो या इसके बाद तृतीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हो, ये लगातार बढ़ती जाएंगी और धनात्मक मान की तरफ बढ़ती जाएगी। बात क्लियर है? तो प्रथम कुछ भी हो सकती है धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन द्वितीय है तृतीय है ये हमेशा ही धनात्मक होंगे। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि ऑक्सीजन में जब पहला इलेक्ट्रॉन जुड़ा और ऋणायन बना तो प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी -141 किलो जूल पर मोल है। ठीक है,
अब एक ऋणावेश के बाद जब अगला इलेक्ट्रॉन जुड़ा और दो ऋणावेश आ गए तो द्वितीय इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी आप देख रहे हैं +780 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पर हमें एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, तब ऑक्सीजन में दूसरा इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि पहली कुछ भी हो सकती है, धनात्मक ऋणात्मक, लेकिन बाकी उच्च इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो है वो हमेशा धनात्मक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं, एक शब्द और आता है इसमें, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखो बच्चों, एफिनिटी बंधुता, बांधे रखने की क्षमता, मतलब परमाणु द्वारा ये जो ऋणावेशित आयन बना है, उस ऋणावेशित आयन में जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को कितनी अधिक प्रबलता के साथ बांध के रख सकता है, हम उसे ही इलेक्ट्रॉन बंधुता के रूप में मापते हैं। तो ये जो है ये भी एक ऊर्जा परिवर्तन है, लेकिन जब एकल संयोजी ऋणायन, मतलब जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन जुड़ गया, ऋणायन में बदल गया, तो एकल संयोजी ऋणायन में उपस्थित अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को निष्कासित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। मतलब एकल संयोजी जो ऋणायन है उसकी आयनन ऊर्जा ही उसकी क्या कहलाएगी? परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता के बराबर होगी, चिन्ह में भी और मान में भी। बात क्लियर है कि जब परमाणु जुड़ गया, एकल संयोजी ऋणायन बन गया, तो उस ऋणावेशित आयन से जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन जुड़ गया था उसको बाहर निकालना है, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। ये एकल संयोजी ऋणायन की आयनन ऊर्जा के बराबर होगा। और ये बता दूं कि परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता और जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी न्यूमेरिकली बराबर होती है, केवल साइन का अंतर है। तो ये है क्लोराइड आयन। तो आपने देखा था कि जब क्लोरीन से क्लोराइड बना था, ठीक है, तो इतनी ऊर्जा उत्सर्जित हुई थी। अब इतनी ही ऊर्जा दे दी जाए तो क्लोराइड आयन से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और क्लोरीन बन जाएगा। तो ये जो एनर्जी लगी 348 किलो जूल पर मोल, ठीक है, यही क्या है? क्लोरीन की हम ये कहें कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन है, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन, और ये लिखी जाएगी 348, मतलब ये है आयनन ऊर्जा। तो क्लोराइड आयन की आयनन ऊर्जा हो या क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता, दोनों एक ही है, और वो है 348 किलो जूल पर मोल। और दोनों में ये रिलेशन है। अगर आपको किसी के इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी पता है तो ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन बंधुता आप उस इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी में माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दें तो चेंज हो जाएगी। अगर ये ऋणात्मक है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक आएगी। और अगर ये धनात्मक इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक आएगी। मींस अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लग रही है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा निकल रही है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता ऋणात्मक होगी। जितने भी हैलोजन हैं उन सभी की इलेक्ट्रॉन बंधुता धनात्मक लिखी जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऋणात्मक। तो इस तरह से अगर आप एक जनरल वे में समझें कि जब एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन जुड़ा और ऋणायन बना तो ये ऊर्जा निकली इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, और जब ऋणायन बन गया उससे इलेक्ट्रॉन आपने निकाला तो अब जो ऊर्जा लगी वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी भी उतनी ज्यादा होगी, और परमाणु में इलेक्ट्रॉन उतनी ही दृढ़ता से बंधा होगा। हमें उसको निकालने के लिए अधिक एनर्जी की जरूरत होगी। तत्व में इलेक्ट्रॉन आकर्षण क्षमता मेजर करनी है तो आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता का धनात्मक मान देखना है। जितना ज्यादा धनात्मक मान इलेक्ट्रॉन बंधुता का, तत्व उतना ही अच्छा इलेक्ट्रॉन ग्राही होगा। और तत्व की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को भी कंपेयर करना है तो आप इलेक्ट्रॉन बंधुता के धनात्मक मान से कंपेयर कर सकते हैं। जिन तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी उच्च धनात्मक होगी उस तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी उतनी ज्यादा लिखी जाएगी। बात समझ लेना। जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्लोराइड आयन है 348, है ना, तो हम इसी को लिखेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन 348, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन, तो वो भी क्या लिखी जाएगी 348, लेकिन सिर्फ साइन बदल देंगे हम यहाँ पर। तो इस तरह से -348। अगर हम नियोन में चले जाए तो नियोन माइनस आयन की इलेक्ट्रॉन जो आयनन ऊर्जा होगी वो है -116, मतलब इतना ऊर्जा निकलेगी अगर आप नियोन माइनस से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे।
इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी नियॉन की -116 लिखी जाएगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी +116 किलो जूल लिखी जाएगी। बात क्लियर अच्छी तरह से। अब मैं एक चीज और बता दूं, जो एक्चुअल रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का वास्तविक संबंध जो है, ठीक है, ये है वास्तविक संबंध किसके बीच में, AE तथा डेल्टा HEG नॉट। तो ये होता है डेल्टा EG स्टैंडर्ड, मैं एक साइन बना दूं कि मतलब जो कांस्टेंट वैल्यू है ये है इक्वल टू -AE + 5/2 RT। इस तरह से आप देखें कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से कितनी ज्यादा है, 5.2 RT। STP पर 5.2 RT की वैल्यू लगभग 2.5 किलो जूल पर मोल है, जो निग्लेजिबल है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन बंधुता और इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी को लगभग बराबर करके मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये रिलेशन है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन बंधुता में। तो ये कहीं अगर ऑब्जेक्ट में काम आ जाए तो ये ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एटम इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किलो जूल पर मोल। अगर आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर एटम में निकालना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब ये किस में आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो किलो जूल पर मोल में है उसे 96.49 से डिवाइड कर दोगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रति परमाणु में निकल आएगी। कैसे समझे, अगर आपको प्रति परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता निकालनी है और आपको इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी दे रखी है, तो आप इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जितनी भी है किलो जूल पर मोल में उसे 96.49 से डिवाइड कर दो तो वो चेंज हो जाएगी किसमें, जैसे आपको क्लोरीन की निकालनी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो आपने लिखा 348, ठीक है, जो भी ऋण लगा के तो धनों में आ गई, और अपॉन में 96 या मैं यहाँ पे ऐसे लगा दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप यहाँ पर ऐसे बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की वैल्यू जो निगेटिव है वो रख दें यहाँ पर और 96.49 से डिवाइड कर दें तो आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता प्रति परमाणु में निकल आएगी, ठीक है। जैसे यहीं पर देखो 348 डिवाइडेड बाय 96.49 तो ये आ गई 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो हम इस तरह से इलेक्ट्रॉन बंधुता भी निकाल सकते हैं प्रति परमाणु। यहाँ तक बात क्लियर है। अब आता है कि अगर आपको तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता की तुलना करनी है तो जितना ज्यादा ऋणात्मक मान तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता हो या इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी, मतलब तत्व की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी की तुलना करनी है तो आप यहाँ पर देखोगे जितना ज्यादा ऋणात्मक मान इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का तत्व की उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी मानी जाएगी और पॉजिटिव मान है तो कम मानी जाएगी, है ना। अगर आप इलेक्ट्रॉन बंधुता देखना चाहें तो इसकी पॉजिटिव वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देखें और नेगेटिव वैल्यू के इनवर्सली रिलेशन में देखें। अर्थात जिन तत्वों के लिए डेल्टा EG जितनी अधिक ऋणात्मक या इलेक्ट्रॉन बंधुता जितनी अधिक धनात्मक होगी इलेक्ट्रॉन बंधुता उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी, इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी उतनी ही ज्यादा मानी जाएगी। जैसे हैलोजन तत्व उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व है, शून्य वर्गीय तत्व निम्न कम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाले तत्व। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम आ जाते हैं इसकी पीरियोडिसिटी, आवर्तिता। तो देखो बच्चों, किसी भी वर्ग में अगर आप ऊपर से नीचे जाओगे तो डेल्टा EG का ऋणात्मक मान घटता है, कहीं कहीं एक्सेप्शन दिखेंगे, हम उसको अलग से स्पष्ट करेंगे। मींस इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊपर से नीचे जाने पर घटती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा तो नाभिकीय आकर्षण घट जाता है। यही लिखेंगे कि परमाणु आकार बढ़ने से, ठीक है, नाभिकीय आकर्षण घटता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। तो फ्लोरीन का है -333, क्लोरीन का है -348 किलो जूल पर मोल में। फर्स्ट ये कौन सी दे रखी है बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी हैलोजन तत्वों की और पूरी अवस्था सारणी में सबसे ज्यादा ऋणात्मक इन्हीं तत्वों की है। क्लोरीन की -333, क्लोरीन की है -348, ब्रोमीन की है -325, आयोडीन की है -295, एस्टेटिन की है -270।
यहाँ पर एक्सेप्शन दिख रहा है, ये इसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे अभी। फिर आते हैं कि आवर्त में क्या चेंजेस आते हैं। तो आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाएंगे तो इसका ऋणात्मक मान बढ़ता जाएगा, मींस इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि परमाणु आकार घटने से, क्योंकि ठीक है परमाणु आकार घटने से, परमाणु आकार ठीक है घटने से नाभिकीय आकर्षण बढ़ता, ये ध्यान। मतलब अगर हम लिथियम से लेके नियॉन तक चलें तो लिथियम की है -60, कुछ एक्सेप्शनल केसेस छोड़ के, जैसे यहाँ पर एक एक्सेप्शन दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर है, एक 0 ग्रुप में है। लेकिन अगर आप बाकियों में देखो तो एक बढ़ता हुआ ही ऑर्डर मिल रहा है। ठीक है, बोरॉन में -83, कार्बन में -122, ऑक्सीजन में -141, क्लोरीन में -333। तो ऋणात्मक मान लगातार बढ़ रहा है, 2-3 चीज छोड़ के। अभी हम देखते हैं सब क्यों हुआ है बाकियों में। तो यहाँ तक बात समझ गए वर्ग में और आवर्त में। अगर आपको इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी देखना है, उनको कंपेयर करना है, तो ध्यान रखें इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का जो ऋणात्मक मान है वो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी बताई है मैंने, ये है टूवर्ड्स डेल्टा HEG। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति के अनुसार, बल्कि ऐसा लिख दे रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के संदर्भ में, कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के संदर्भ में कौन सबसे ज्यादा स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। देखो यहां ध्यान रखना है स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन विन्यास का स्थायित्व ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का ऋणात्मक मान कम होगा। तो जैसे P6 सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर S2, फिर P3, फिर P4, P5, P2, P1, S1। ठीक है, ये है इनके स्थायित्व का क्रम। तो यहां देखो आप, ठीक है, कि अगर P6, S2, P3, इनमें तो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी यहाँ पर क्या है बच्चों, पॉजिटिव ये है। ठीक है, कि यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव है। फिर आ जाते हैं इसी तरह से, 2 मिनट यहाँ पर आ जाएंगे कि यहाँ पर P4, फिर आप देखोगे P4 के बाद आ जाएगा P2, फिर है P1, ठीक है, फिर है S1 और फिर है P5। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आप देख रहे हैं वो है P5 अनस्टेबल, और सबसे स्टेबल है P6। मतलब जिन तत्वों में P6 कॉन्फ़िगरेशन है उनमें लगभग इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी पॉजिटिव हो गई है। S2 में भी यही है और P3। बाकी P4 है ना, P2 आप देख रहे हैं, फिर P1, और इस तरह से यहाँ पर ये हो जाएगा, ये और यहाँ बल्कि इस तरह से ले लें हम, यहाँ गलत लिख लेंगे, यहाँ हो जाएगी S1, फिर P2, फिर है P1 और फिर है P5। ऐसा जाता है। देखो एक एक करके समझा। जैसे नियॉन में P6 है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव है। बेरिलियम में S2 है, यहाँ स्थायित्व में तो 66 है। नाइट्रोजन में P3 है तो +33 है। तो आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन में इन तीनों के एस्पेक्ट में ज्यादा मानी जाएगी। फ्लोरीन में है P5 -333, ऑक्सीजन में है P4 -141, है ना। कार्बन में है माइनस, ये वाली हो जाएगी किसकी, ये हो गई ये -120, और P1 -83, लिथियम -60। और अगर आप हैलोजन में चले जाएं तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा नेगेटिव हो गई। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि अगर हमें ये ध्यान, 3 तो ये अच्छे से याद रखना, P6, S2, P3 ये धनात्मक है, बाकी सब में ऋणात्मक है। और P में जितने ज्यादा फिर इलेक्ट्रॉन होते गए हैं उतनी ज्यादा ऋणात्मक होती गई है यहाँ पर।
मतलब एक ऐसे याद करना कि डेल्टा एच ई जी का ऋणात्मक मान का ऑर्डर है P1, P2, P4 और P5। ये है डेल्टा ई जी का ऋणात्मक मान का बढ़ता क्रम। इसीलिए यहाँ पर आप देख रहे हैं बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से ज्यादा क्लोरीन, इस तरह से। ठीक है। फिर दूसरा फैक्टर आता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, क्लाउड इन ऑर्बिटल, तो अगर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का नेगेटिव वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे P2P4 और 3P4 में 2P4 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है जबकि 3P4 में कम है, ऐसे 2P5 और 3P5 में। और यही रीजन है कि ऑक्सीजन का 2P4 होने के कारण इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं जुड़ता और ये कम है, जबकि सल्फर में 3P4 होने से यही -200। क्लोरीन और क्लोरीन में भी यही कंपैरिजन दिख रहा है। तो अगर ऑर्बिटल छोटे हैं और ऑर्बिटल बड़े हैं तो छोटे ऑर्बिटल और बड़े में अगर बराबर इलेक्ट्रॉन रखे जाए तो बड़े ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ऐसे में तत्व द्वारा इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लिया जाएगा। भले उसमें आकार बड़ा है लेकिन ऑर्बिटल की साइज के कारण ऐसा हमें दिखता है ऑक्सीजन, सल्फर में, क्लोरीन और क्लोरीन। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के, इनको अच्छे से याद रखना है। नाइट्रोजन ग्रुप ये ऑर्डर है, नाइट्रोजन बस की पॉजिटिव है, बाकी लगातार नीचे की तरफ बढ़ती जाती है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ ऑर्बिटल के साथ। ठीक है, बिल्कुल जस्ट ऐसा ही देखो आप अगर इन तीनों में इनमें कंपैरिजन करो तो ऑक्सीजन से ज्यादा पोलोनियम, पोलोनियम से ज्यादा टेल्यूरियम, टेल्यूरियम से ज्यादा सेलेनियम और उससे ज्यादा सल्फर। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का फैक्टर है, इसलिए यहाँ पर ऐसा इफेक्ट लिखा है। हैलोजन में भी चले जाओ तो ये तीन ऑर्डर बहुत ही अच्छे से याद रखने हैं, नाइट्रोजन ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप और हैलोजन। और नाइट्रोजन, बेरिलियम और नियॉन में ये ऑर्डर। ओके, तो कुल मिला के ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन। और आगे थोड़ा सा देखें कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी नेगेटिव आयन, ठीक है, नेगेटिव और ई पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर आप देखें कैटाइन की सबसे ज्यादा नेगेटिव, मतलब अगर हम ये वैल्यू देखें कैटाइन, एटम और एनाइन में, तो कैटाइन की इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी जो है बच्चों क्या होगी, नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव। एटम में दोनों हो सकती है, एनाइन में हमेशा, मतलब यहाँ ध्यान रखें कि डेल्टा ई जी, ठीक है, ये हमेशा नेगेटिव होगी। इसके लिए डेल्टा ई जी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकती है और डेल्टा ई जी यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव है। तो कुल मिलाकर इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी का इन तीनों में अगर हम देखें ऑर्डर तो सबसे ज्यादा कैटायन, फिर एटम, फिर एनायन। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम इज अगर मान इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन, मतलब किसी भी आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटम, ठीक है, इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इट्स कैटायन। सोडियम आयन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वही सोडियम की आयोनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगी, इतना और ध्यान रखना। कुल मिला के ये था हमारा आज का टॉपिक, इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में। नेक्स्ट में हम इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी के बारे में, बाकी फिर इलेक्ट्रॉन बंधुता और ऋण विद्युता और जो बचा हुआ मैटर है हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे।